सामीन अंबर आपकी होस्ट। आपके पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन में ख़बरों के वक्फे के बाद शो को दोबारा शुरू करते हैं। और आज का हमारा शो का ये घंटा लियाकत नेशनल हॉस्पिटल की जानिब से पेश किया जा रहा है। और आज हम बात करेंगे ओरल हाइजीन और हेल्थ के बारे में। ओरल हाइजीन की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी मुंह की सफाई और सेहत एक ऐसी आदत है जो ना सिर्फ हमारे दांतों और मसूड़ों को मजबूत रखती है, बल्कि मजमूई जो जिस्मानी सेहत है उस पर भी इसका बहुत गहरा असर होता है। माहिरीन के मुताबिक बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो मुंह के ज़रिए ही जिस्म में दाखिल होती हैं। अगर हम दांतों की सफाई और सही देखभाल को मामूल ना बना लें तो कई बीमारियों से बचाव मुमकिन है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं लाइफ में, लेकिन शायद मुंह की सफाई का ख्याल रखना भूल जाते हैं। सोचते हैं कि जी रात को सोते वक्त चंद सेकंड का ब्रश जल्दी से किया और ख़त्म कहानी होगी। क्या इतना काफ़ी है? बहुत सारी ऐसी और बातें हैं, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर सना खान मौजूद हैं स्टूडियो में। शी इज़ डेंटल एंड मैक्सिल ऑफिशियल सर्जन है। ये हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर सना हमारे शो पे आने के लिए। पहले भी हम शो कर चुके हैं। डॉक्टर सना, जब हम बात करते हैं ओरल हाइजीन की तो आप मतलब इसमें क्या चीज़ें शामिल हैं ओरल हाइजीन की? क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हमें ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए करनी चाहिए? देखिए, द बेसिक थिंग्स जो हमारे नॉर्मली एवरीडे हर मतलब पर्सन को करने चाहिए। ओरल हाइजीन इज़ बेसिकली आपने अपने दांतों को साफ़ रखना है। ज़बान इसमें आती है, लोग केयर नहीं करते कि टंग के ऊपर भी चीज़ें जम रही होती हैं, फूड पार्टिकल्स ये जम रहे होते हैं, उसको सफाई नहीं रखते। ब्रशिंग आपने ट्वाइस अ डे करनी है, लेकिन उसके साथ फ्लॉसिंग, माउथ वॉश, ज़बान के क्लीनर्स आते हैं, स्क्रैपर्स आते हैं, उससे आप ज़बान को भी साफ़ रख सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें जो डेली करनी चाहिए हमें। नाश्ते के बाद जैसे ब्रशिंग स्टार्ट करें, नाश्ता करने के बाद तो हम सुबह उठ के फ़ौरन कर लेते हैं। ये गलत एक थोड़ा सा टेक्निक है, लेकिन नॉर्मली आप नाश्ता करें, उसके बाद ब्रश करें। रात में सोने से पहले ब्रश करें। ये 2 टाइमिंग से ब्रश करने की। उसके अलावा आप माउथ वॉश भी ट्वाइस अ डे कर सकते हैं साथ ब्रशिंग के बाद। साथ में आप ज़बान को भी अपनी रात में एक दफ़ा वंस अ डे एटलीस्ट क्लीन करनी चाहिए। वो किस तरह कर सकते हैं? उसके स्क्रैपर्स क्लीनर्स आते हैं, स्पेसिफिकली हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाते हैं, टंग क्लीनर के नाम से ना। ठीक है। तो वो आप ले लें और उसको क्लीन स्क्रैप कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि आप फ्लॉसिंग, अगर दांतों के बीच में लगता है लोगों को खाना फंस रहा है या कुछ फूड पार्टिकल्स फंस गए हैं, तो उसके लिए आप फ्लॉसिंग दिन में 2 से 3 दफ़ा कर सकते हैं। जो बड़ी ताकि टूथपिक्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं। टूथपिक्स अवॉइड क्या करें, वो आपको ट्रॉमेटाइज़ करती हैं, जो हमारे गम्स या मसूड़े होते हैं उनको डैमेज करती हैं। तो प्रेफर करें टूथपिक्स ना इस्तेमाल करें। बेहतर है कि फ्लॉस कर लें, या इंटरडेंटल टूथब्रश आते हैं जो टूथपिक की तरह सिमिलर होते हैं बेसिकली। तो वो दांतों के बीच में जो स्पेसेस होती हैं उनमें चले आते हैं, उनको क्लीन करते हैं, तो वो बेटर ऑप्शन होगा उनके लिए। तो अच्छा डॉक्टर सना, जब हम ओरल हाइजीन की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टूल है वो है टूथब्रश। जी, ठीक है। और इस वक्त मैं देखूँ तो इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश भी आ गए, बैटरी वाले टूथब्रशेस भी आ गए। तो और मीडियम हार्ड, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, दिस इज़ द फर्स्ट टूल जो हमारे ओरल हाइजीन। तो हमें कैसा टूथब्रश यूज़ करना चाहिए, बच्चे बड़े बूढ़े? मैनुअल टूथब्रश में अगर इफ़ यू सेलेक्टिंग, बेसिकली आपने उसकी साइज़, उसकी जो हेड साइज़ होती है वो देखनी होती है कि बहुत बड़ी ना हो। स्मॉल साइज़ बेहतर होता है क्योंकि वो हर जगह एक्सेस हो जाता है मुंह के अंदर। उसके ब्रिसल्स सॉफ्ट होने चाहिए, हार्ड नहीं होने चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़ है जो उसकी ग्रिपिंग हैंडल है वो आपने रखना है कि जिसमें आप प्रॉपर ग्रिप कर सकें टूथब्रश को। वो चीज़ देखी जाए मैनुअल टूथब्रशेस में। और एवरी 3 to 4 मंथ्स आप टूथब्रश मतलब अपना न्यू लें। पुराने टूथब्रश थ्रो कर दें और नए फ्रेश लें 3 to 4 मंथ्स बाद, क्योंकि उनकी ब्रिसल्स वेयर ऑफ हो जाती हैं, तो क्लीनिंग उनकी वैसी नहीं रहती फिर प्रोसेस। और अगर आप इलेक्ट्रिक टूथब्रश की बात करें तो जो 2-3 अच्छे ब्रांड्स हैं आप उनको देख सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक टूथब्रश भी अच्छे होते हैं, आप ऑप्शंस आपके ऊपर, दोनों ऑप्शंस ओपन होते हैं कि जो सूटेबल लगे यू कैन टेक दोज। बच्चों के लिए स्पेसिफिकली बच्चों के पीट्स के टूथब्रश आते हैं जो उनके लिए होते हैं, तो उनको अराउंड 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स वी कैन गो फॉर फिंगर ब्रशेस, जो फिंगर पेन के मदर्स खुद मैनुअली करा सकती हैं विदाउट टूथपेस्ट। टिल 2 years आप विदाउट टूथपेस्ट ही उनको ब्रश करें मैनुअली। मदर को चाहिए कि वो ब्रश करें, बच्चों के खुद स्टार्ट कर दें, और एटलीस्ट वंस अ ईयर कम से कम उनको चेकअप भी कराएं फर्स्ट ईयर में। ठीक है। और टूथब्रश चेंज कितना फ्रीक्वेंट करना चाहिए? 3 to 4 months, दैट इज़ लाइक एवरेज कि आप चेंज करें उनको।
ठीक है। डिस्कार्ड और कर दें। इसके साथ साथ ही अगर मैं टूथपेस्ट की बात करूं, क्योंकि जब मैं किसी भी मार्केट में या सुपर मार्केट में जाती हूं तो इतनी वैरायटी है टूथपेस्ट की, तो उस पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि कौन सी यूज़ की जाए। टूथपेस्ट में आप एक मेन चीज़ जो होती है वो देखें कि वो ADA अप्रूव्ड है, अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन से अप्रूव्ड है, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड होता है जिसमें वो हर चीज़ स्पेसिफिकली उनके अकॉर्डिंगली होती है। उसमें मेंशन हाँ, होता है। उस पर मेंशन होगा, साथ में फ्लोराइड होना चाहिए। फ्लोराइड की क्वांटिटी एक स्पेसिफिक होती है टूथपेस्ट में, जिसमें अराउंड 1400 ppm हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन होनी चाहिए एवरेज, ठीक जो ADA अप्रूव्ड है। तो वो लेवल्स अगर फ्लोराइड के हैं टूथपेस्ट में, दैट विल बी गुड इनफ फॉर एडल्ट्स। ठीक और है। बच्चों के स्पेसिफिकली उनके एज के हिसाब से आते हैं, जिसमें उनकी फ्लोराइड क्वांटिटी कुछ चेंज की जाती है, तो वो बच्चों के अकॉर्डिंगली होती है। तो उनके लिए स्पेसिफिकली आप 3 years ऑनवर्ड बच्चों को ब्रशिंग स्टार्ट करवा सकते हैं पेस्ट के साथ। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। ओके। अच्छा डॉक्टर सना, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि ज़ाहिर है दांत ब्रश तो सब कर ही रहे होते हैं, जो टेक्निक्स हैं ब्रश करने की, ठीक है, आई थिंक मैं भी अगर अपनी बात करूँ तो मैं वॉशरूम में जाती हूँ, जल्दी से टूथपेस्ट लगा, कितना लगाया कितना नहीं लगा, बस जल्दी जल्दी ब्रश के बाद रखा और बस बाहर आ गया। बच्चे भी शायद ऐसे करते हैं, ऐसे तो कोई करते हैं। प्रॉपर टेक्निक्स कैसे पता चले? देखिए, बेसिक जो एक मिसकंसेप्शन है लोगों का कि ब्रश को लेके लोग वॉश करते हैं पहले और फिर उसको वेट करके फिर उसको पेस्ट लगा के ऐसे। ब्रशिंग करते हैं। दैट इज़ वन मिसकंसेप्शन जो नहीं करना चाहिए। नॉर्मली आपने ब्रश लिया, ड्राई ब्रश, पेस्ट लगाया उस पर, उसको राउंड मोशन में आपने ब्रशिंग करनी होती है, अवे फ्रॉम द गम्स, नॉट इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स, मतलब जैसे सीधे सीधे रब कर रहे होते हैं ना, वो नहीं करना। राउंड मोशन में ब्रश करना, हल्का से एंगल पे रखते हैं 45 के, ताकि वो दांतों की सरफेस में रब ना करे। दांतों के इंटर बिटवीन से सर्फेसेस होती है, उनके बीच में प्रॉपर तरीके से एक्सेस हो सकें ब्रिसल्स उसके। तो वो ब्रशिंग इस तरह करनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा मतलब ना 2 मिनट्स एटलीस्ट करना चाहिए। 2 मिनट से ज़्यादा करें ना कम करें, लेकिन प्रॉपर हर सरफेस को बाहर से स्टार्ट करें, अंदर की तरफ जाएं, बैक साइड पे जो तालू की तरफ की सरफेस है, जो नीचे लिंगुअल सरफेस ज़बान की तरफ की होती है, अंदर सारी सरफेस को कवर करना होता है आपको 2 मिनट्स के अंदर। ठीक है। अच्छा Proper. डॉक्टर सना, जैसे ज़ाहिर है दांत से सबसे करीब जो है वो हमारे मसूड़े होते हैं, ठीक है, तो यूजली उनका हम ख्याल नहीं रखते हैं, तो मसूड़ों में सूजन या खून आना या बहुत सारे ऐसे आम मसाइल हैं जो हम देख रहे होते हैं, ठीक है, तो उन मसूड़ों का ख्याल दांतों के साथ साथ कैसे रखा जाता है? देखिए, गम्स जो आपके मसूड़े आप कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके दांतों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। साथ में जो आपकी अतराफ की बोन होती है जो दांतों को सपोर्ट करती है, वो भी गम्स से रिलेटेड होती है। अगर गम्स ख़राब होंगे, ब्लीडिंग होगी या उनकी कंडीशन डिटोरिएट होती है, तो वो आपकी हड्डी को भी, दांतों को इफेक्ट करती है लॉन्ग टर्म में। तो गम्स की जो क्लीनिंग है, बेसिकली आपने जब आपने ब्रशिंग की तो प्रॉपर एहतियात से करना है कि आपने उसको रब नहीं करना, गम्स को, मसूड़ों को गम्स जो मतलब हिट करेंगे तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, डैमेज हो सकते हैं वो। उनको हार्ड ब्रशिंग नहीं करना, सॉफ्ट ब्रश करनी है। दूसरी चीज़ ये कि आप फ्लॉसिंग करें, ताकि गम्स के बीच में खाना अगर फंस रहा है तो वो ना हो, वो फंसेगा नहीं, तो ऑब्वियसली गम्स की हेल्थ भी इंप्रूव होगी। साथ में माउथ वॉशेज आते हैं ताकि वो ओवरऑल उनको स्टिमुलेट करते हैं, माउथ से क्लीनिंग रिफ्रेशमेंट रहती है, और एंटीबैक्टीरियल होते हैं वो, तो गम हेल्थ इंप्रूव होती है उससे। बिल्कुल, क्योंकि अब तो बहुत सारे ऐसी टूथपेस्ट भी मौजूद हैं जो आपके गम्स की जी हेल्थ के लिए आ जी, गई हैं मार्केट में। एंटी ब्लीडिंग, एंटी होते हैं इस तरह के जो मेडिकेटेड टूथपेस्ट होते हैं कुछ हमारे, जिसमें आप मतलब गम्स की जो ब्लीडिंग को उनको रिड्यूस कर सकते हैं ओवरऑल में। अच्छा डॉक्टर सना, हमें जैसे हम जिक्र कर रहे थे ब्रेक में कि आपकी शाम की इवनिंग ओपीडीज इस जी। वक्त लियाकत नेशनल में हो रही है, जी, उसके बारे में बिल्कुल। कुछ बताना चाहेंगे? हमारी ऑल 6 डेज इवनिंग ओपीडीज हो रही हैं 5 to 9, ठीक है। मतलब डेली। और संडे भी हमारी ओपनिंग है इवनिंग, मतलब संडे एग्जीक्यूटिव ओपीडी होती है हमारी 12 to 2 PM आफ्टरनून में होती है। ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु आर वर्किंग, और जो Yes, so दिन true. में नहीं आ सकते, उनकी कमिटमेंट्स होती हैं ऑब्वियसली ऑफिस की रिलेटेड, वर्क रिलेटेड होती हैं, तो वो आराम से शाम में हमारे पे विजिट कर सकते हैं। वी आर ऑफरिंग ऑल द सर्विसेज, जनरल डेंटिस्ट्री भी, सर्जिकल प्रोसीजर्स भी कर रहे हैं हम, और बच्चों को भी हम पीडियाट्रिक केसेस को भी देख रहे होते हैं डेंटल ओपीडी में हमारी। तो इवनिंग में भी विजिट कर सकते हैं बिटवीन 5 PM to 9 PM, एज वेल एज ऑन संडेज 12 to 2 PM। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर सना, मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे बच्चे जब आफ्टर 12-13 उस एज में जाते जी। हैं, दांत निकल रहे होते हैं, फिर वापस भी आ रहे होते हैं, हम देखते हैं बहुत सारे बच्चों के टेढ़े दांत आ रहे हैं, डिफरेंट मसाइल हो रहे होते हैं, तो पीट डेंटिस्ट्री पे भी काम होता है लियाकत नेशनल में? जी, डेफिनेटली वी आर हैविंग ऑर्थोडोंटिस्ट, ब्रेसिस जो हमें करते हैं, स्पेशलिस्ट है हमारे पास डॉक्टर्स जो स्पेसिफिकली जैसे दांत जिनके अलाइनमेंट ख़राब है बच्चों की, या इरप्शंस के इश्यूज़ हैं, तो उनको भी देख रहे होते हैं हम थ्रू ब्रेसिस ट्रीटमेंट्स। ये ऑप्शंस दिए हैं हमारे पास हैं।
ओके। और बच्चों को कैसे पता चलता है कि उनके दांत ख़राब हैं या उनको ब्रेसेस लगने की ज़रूरत है? एज क्या होती है? देखिए बेसिकली हमारे जो एक ऑफिशियल वो है कि जब बच्चा 1 साल का होने लगे उसको एक फ़र्स्ट चेकअप ज़रूर करवाएं, फर्स्ट बर्थडे तक उसकी। उसके बाद ईयरली आपने वंस एवरी 6 मंथ्स बच्चों को जनरल फॉलोअप रखना चाहिए डेंटल, ताकि वो ओवरऑल हम उनकी एग्जामिनेशन कर सकें। अगर हमें लगता है कोई कैविटीज़ बन रही हैं या इनिशियल स्टेज में कोई केरीज हैं तो उसको उसी वक्त हम फिर उसको एड्रेस कर सकें। जो बच्चे हमारे पास अपॉर्चुनिटी ये है कि हमारे पास सेडेशन में हम लोग बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं, फिलिंग्स, एक्सट्रैक्शन। जो छोटे बच्चे होते हैं जो ऑब्वियसली ओपीडी क्लिनिकल सेटअप पे नहीं करा सकते, हम उनको सेडेशन में जनरल एनेस्थीसिया में ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम उनको ट्रीट करते हैं। और जो एडल्ट्स जो बच्चे टीनेजर्स होते हैं या जो कंप्लाइंट होते हैं काम करने के लिए, उनको फिर हम चेयर साइड पे डेंटल ओपीडी में काम कर रहे होते हैं उनका। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर सना, जब मैं बात करती हूँ डाइट की तो ज़ाहिर से खैर आपने टाइमिंग्स तो बताया कब ब्रश करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं आजकल हम देखते हैं, बच्चे के आजकल तो बड़ों को भी देख लें तो स्वीट और टॉफ़ीज़ और इस किस्म की सब चीज़ें बहुत खा रहे होते हैं। तो क्या ये तमाम चीज़ें वाकई बहुत नुकसान देती हैं दांतों को? डेफिनेटली जो शुगरी डाइट है, हाई शुगर डाइट या एसिडिक जैसे सोडाज होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, अगर बच्चे ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं वो या अडल्ट कंज्यूम कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर द टूथ। मतलब वो दांतों की सरफेस को बहुत नुकसान करता है। जो इंक्रीजिंग रेट ऑफ केरीज है, दांत ख़राब बच्चों में आजकल कॉमनली बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसी वजह से कि बिकॉज ऑफ डाइट, अगर उनकी शुगरी ज़्यादा डाइट है या जंक फूड ज़्यादा है, स्टिकी फूड ज़्यादा है, रिफाइंड जिससे फ्रोज़न फूड्स होते हैं, तो वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। कोशिश करें नेचुरल फ्रूट्स, सलाद पेरेंट्स को इंट्रोड्यूस करानी चाहिए यंगर एज में, और नेचुरल घर के खाने जो हमारे होते हैं वो चीज़ें दी जाएँ ताकि वो उनमें नेचुरल क्लेंजिंग होती है। अगर आप फ्रूट्स ज़्यादा लेते हैं, सलाद लेते हैं, तो उसमें बच्चों की नेचुरल फाइबर जाते हैं और वो क्लेंज करते हैं दांतों को, तो कोई जैसे कैविटीज़ प्रोन नहीं होते दांत पर। अगर ज़्यादा हाई शुगर होगी तो एसिडिक इन्वायरमेंट पैदा करती है मुंह के अंदर, जिससे दांत जल्दी घुलना शुरू हो जाते हैं, जल्दी कैविटीज़ लगती हैं उनमें। तो दैट इज़ वन रीज़न कि आप उनको डाइट डज मैटर, मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डाइट सही रखें। सो ट्रू, बिल्कुल। अच्छा, जब हम ओरल हाइजीन की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बैड ब्रेथ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी लोगों को होता है, स्मेल आ रही होती है मुंह से। तो इसकी क्या वजूहात होती हैं और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए बैड ब्रेथ हम अपनी ज़बान में हैलिटोसिस जिसको कहते हैं कि इट हैज़ नंबर ऑफ रीजंस। तो इनिशियल इज़ कि आप सफाई अच्छी नहीं मेंटेन कर रहे, या खाना फंसता है, मतलब सफाई प्रॉपर नहीं है, ब्रशिंग सही नहीं कर रहे, टेक्निक सही नहीं है आपकी, उससे भी हो सकती है बैड ब्रेथ। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर जैसे टंग क्लीनिंग नहीं करते बहुत से लोग, तो उन पे खाना वो उस पर लेट जम जाती है, फंगल ग्रोथ हो जाती है, तो वो सेकेंडरी इन्फेक्शंस की वजह से, बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से भी वहाँ बदबू आने लगती है मुंह में। पेशेंट्स अगर सिस्टमिक इश्यूज़ उनके हैं, जैसे कुछ पेशेंट्स डायबिटिक होते हैं या कुछ किसी किडनी इश्यूज़ हैं, कुछ और मसले हैं, उससे भी उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो मुंह में जिसकी बैड ब्रेथ बनती है, जिनके हाजमे ख़राब हैं, एसिडिटी के शिकार हैं, तो उन पेशेंट्स में भी ये इश्यूज़ आ सकते हैं। तो आपको ओवरऑल अपनी सिस्टमिक हेल्थ इंप्रूव करनी होगी, साथ में अपनी हाइजीन, डेंटल चेकअप्स फ्रीक्वेंट कराने चाहिए। कि अगर पास कब कितना फ्रीक्वेंट जाना चाहिए? एवरी, देखें उसमें पेशेंट कैटेगरीज होती हैं। जो एक लो रिस्क पेशेंट होते हैं जिनकी हाइजीन उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मेंटेन की हुई है, उनको हम कहेंगे वंस a year चेकअप करा लें। जो पेशेंट्स मॉडरेट रिस्क के होते हैं या लगता है कि मेंटेन कर रहे हैं, जिनमें इतने कंप्लेंट्स नहीं है, वो एवरी 4 months 6 months में करा लें। और जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, आई वुड एडवाइस जिनकी ज़्यादा से ओल्ड एज हैं या जिनकी मल्टीपल डायबिटिक हैं, कुछ और इश्यूज़ हैं, तो और मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, कि कंप्लेंट ज़्यादा आती हैं, उनको प्रेफरेबली 3 months में दिखाना चाहिए ताकि फ्रीक्वेंट विजिट्स प्रॉपर उनकी मेंटेनेंस हो सके दांतों की। बिल्कुल। अच्छा, जब हम मुंह की सेहत की बात करें ओरल, तो क्या ओरल इन्फेक्शंस भी मुंह में किस किस्म के हो सकते हैं और उनके कैसे पता चलता है कि कोई मुंह में इन्फेक्शन है या कोई ऐसी चीज़? देखिए इन्फेक्शन बेसिकली अगर दांत में कीड़ लगता है, इनिशियल स्टेज में अगर कीड़ लगता है तो उसकी इनिशियल सिम्टम्स ज़्यादा नहीं होते, ठंडा गर्म लोगों को अक्सर लग रहा होता है, वो उसमें फीलिंग्स हो जाती हैं। अगर वो चीज़ एग्रीवेट हो जाए, बढ़ जाए, नसें उसकी इन्वॉल्व हो जाती हैं दांत की, तो फिर पेन शुरू हो जाता है, उससे फिर इन्फेक्शन, बैक्टीरियल ग्रोथ नीचे जाती है रूट्स तक, तो इसमें एब्सेस या पस कलेक्शन हो जाती है, उससे मुंह सूजन भी आ सकती है, पस भी बन सकता है, तो वो एब्सेस हम कहते हैं अपनी ज़बान में। तो वो इश्यूज आ सकते हैं पेशेंट को, दांत मोबाइल हो सकता है, हिल सकता है आगे जाके, तो ये सब इश्यूज आ सकते हैं अगर आप एग्रीवेट करते हैं चीज़ों को, मतलब अगर बढ़ाते हैं आप। तो इसलिए प्रेफरेबली उसको इनिशियल स्टेज में ही
एड्रेस कर लें तो अच्छा होता है, और चेकअप्स फ्रीक्वेंट करेंगे तो ये चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, कंट्रोल हो जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा, जैसे हम जब दांतों की क्लींजिंग की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग पॉलिशिंग और डिफरेंट, जैसे हम कैफ़ीन का इस्तेमाल, जैसे आपको पता है चाय कॉफ़ी जो इतना ज़्यादा पिया जाता है जी। उसकी वजह से भी दांत ख़राब हो जाते हैं। तो दांतों की क्या इस किस्म की क्लींजिंग सफाई करवाते रहना चाहिए? क्लेंजिंग जो स्केलिंग हम जिसको कहते हैं, स्केलिंग, Scaling, हाँ। क्यूरेटाज, पॉलिशिंग, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये एवरी 3 to 4 months में एक्चुअली करनी चाहिए हर पेशेंट को, या हर मतलब अपने चेकअप के वक्त 6 मंथली या 4 मंथली करानी चाहिए। उससे बेसिकली ये होता है कि जो गम्स और दांतों के बीच में सरफेस होती है, जहाँ मेल डीप फंस रहा होता है, जिसको हम टार्टरी या प्लैक कह रहे होते हैं, वो नुकसान करता है मसूड़ों को भी, दांतों को भी इवेंचुअली। तो बेहतर होता है कि डीप क्लीनिंग, स्केलिंग कराई जाए ताकि उससे ये चीज़ें मेंटेन रहती हैं। बिल्कुल। एक कॉल लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मुझे दो क्वेश्चन पूछने हैं। एक क्वेश्चन ये है कि ठंडा गर्म जो लगता है उसके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स या क्या करने चाहिए, ठंडा और गर्म, ठीक है। दूसरा ये पूछना है कि अगर जो बैड ब्रेथ है तो उसके लिए टिप्स क्या हैं, उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। मैंने कहा कि जी ठंडा गर्म लगता है। दिस इज़ वेरी कॉमन कंप्लेन कि सेंसिटिविटी आती है पेशेंट्स में। इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है गम्स, अगर हेल्थ उनकी इंप्रूव नहीं करते, अगर जैसे ब्रशिंग टेक्निक अच्छी नहीं है, टार्टर कैलकुलस जम रहा है, मसूड़े सूज रहे हैं, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो उसके लिए पहली चीज़ तो ये कि आप डेंटिस्ट के पास जाएँ, स्केलिंग, क्यूरेटाज, ये चीज़ें कराएँ, अपनी सफाई करवाएँ। और टूथपेस्ट भी हम रिकमेंड करते हैं जो सेंसिटिविटी को डिक्रीज़ करते हैं, तो वो स्पेसिफिकली हम पे एडवाइस करते हैं उन टूथपेस्ट को इस्तेमाल किया जाए जो सेंसिटिविटी के लिए होते हैं ख़ास तौर पे। कुछ ब्रांड्स हैं जो सर्व करते हैं इस पर्पज़ को, और माउथ वॉशेस भी होते हैं। बाकी ये कि डाइट में आप कोशिश करें कि बहुत हाई शुगर या एसिडिक ड्रिंक्स जैसे होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, सोडा वाली ड्रिंक्स होती हैं, ये चीज़ें अवॉइड करें, क्योंकि ये आपके दांतों की सरफेस को मज़ीद इरोड करती है, गम्स को नुकसान पहुंचाती है, तो सेंसिटिविटी आपकी बढ़ती है। तो कैफ़ीन या इस तरह की चीज़ें थोड़ी कम करनी चाहिए, क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म में ना सेंसिटिविटी बढ़ा देती है। सही बात है। ठीक बाद है। में स्केलिंग हाँ, करा स्केलिंग करा के भी, रेगुलरली हाँ। स्केलिंग रेगुलरली कराएं 6 मंथली, लेकिन ओवरऑल ब्रशिंग टेक्निक और ये चीज़ों को ज़रा एहतियात करें कि इम्प्रूव करें, मतलब ओवरऑल। ठीक है। और बैड ब्रेथ का भी आपने बैड पहले ब्रेथ भी पे ये बताया, है कि हाँ। आपने हाइड्रेशन, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, सलाद, फ्रूट इस्तेमाल ज़्यादा करें, और टंग को अपनी ओवरऑल ना क्लीन, जब ब्रशिंग करें टंग को भी इन्वॉल्व करें उसमें, मतलब ब्रशिंग उसकी भी करें, सफाई रखें उसकी ज़बान की। बिल्कुल। अच्छा, जो बच्चे होते हैं उनका भी डेंटल विजिट 6 महीने या साल में एक दफ़ा होना चाहिए? जी, डेंटल विजिट लाजमी होने चाहिए बच्चों की, स्पेसिफिक जब वो ग्रो हो रहे होते हैं। 1 साल का अगर बच्चा हुआ है आपका, तो आप लाजमी एक चेकअप ज़रूर कराएं, ताकि हम उसकी ओवरऑल एग्जामिनेशन उसको देख के बता सकें कि क्या है, और आपको गाइड कर सकें कि फ्यूचर में आपको किस तरह उसके साथ उसको लेके चलना है। और बच्चों की वैसे भी एवरी ईयरली एक 6 मंथली विजिट होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की डाइट आजकल चल रही है बच्चों की, हाई शुगर्स और जंक फूड ज़्यादा बच्चे ले रहे होते हैं, बॉटल फीड पे काफ़ी रह रहे होते हैं, तो वो भी नुकसान होता है। तो उनके अपने नुकसान। आई हैव सीन लॉट ऑफ पेशेंट जो बहुत छोटी उम्र में 3 साल 2.5 साल के बच्चे आ रहे हैं जिनके दांतों में केवी कैरीज लगी होती है, तो दैट इज़ नॉट एक्चुअली गुड। इतनी छोटी जी, उम्र में? बहुत छोटी उम्र में, मतलब एंड मोस्टली इनकी कॉज होती है ज़्यादातर वो बॉटल फीड पे हैं, या सोते बॉटल फीड पकड़ाई जाती है और फिर ब्रशिंग नहीं कराई जाती, तो उससे दांत बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। सो ट्रू। अच्छा डॉक्टर सना, जब हम ओरल हाइजीन की बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक ऐसा तबका है जो गुटखा, छालिया, तंबाकू जी, बहुत बिल्कुल। रेगुलरली खा रहा है। इसमें मैं कहूँगी कि मर्द और ख़वातीन दोनों ही जी, शामिल जी। हैं। पहले वो दौर हुआ करता था कि सिर्फ मर्द होते थे, या। लेकिन अब तो हम देखते हैं कि वेपिंग, स्मोकिंग, ये सब बहुत ख़वातीन भी ट्रेंड बहुत बन गया है ये। ट्रेंड बन गया। तो इससे आप क्या समझती हैं कि मुंह की सेहत कितनी हद तक ख़राब देख रही हैं, और इससे क्या आप बीमारियां फैलती हुई देख रही हैं? लेकिन गुटखा, छालिया पान या कोई भी इस तरह के नशा जो आजकल हमारी कम्युनिटी में चल रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, इनके सबके ना एक रिस्क फैक्टर्स हैं, ये सारे जो कंट्रीब्यूट करते हैं टू डिफरेंट डिजीजेज इन द माउथ, और मेजॉरिटी ओरल कैंसर की तरफ ज़्यादा इफेक्ट होता है इसका, क्योंकि वो रिस्क फैक्टर्स हैं सारे जो इवेंचुअली ओरल कैंसर करा सकते हैं आपको, और उसमें चेंजेस आपकी जल्द में आना शुरू हो जाती हैं जब आप ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और विद इन ईयर्स आप इफेक्ट हो सकते हैं इस बीमारी से। तो इट्स बेटर कि आप चीज़ें अवॉइड करें, ना करें, मतलब हम यही एडवाइस कर सकते हैं पेशेंट्स को।
जी बिल्कुल। तो इसमें जो लोग गुटखा वो ज़्यादा खाते हैं लॉन्ग टर्म में क्या बीमारी हो सकती है उनको? देखिए, दांतों पे इफेक्ट ये होता है कि दांतों पे क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, स्टेन्स आते हैं, गम्स आपके सूजने शुरू हो जाते हैं, उनकी जो जल्द होती है मुंह की वो बदलने लगती है, वो सख्ती आ जाती है उनकी जल्द में, जिसको हम सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं, OSF कहते हैं अपनी ज़बान में। ये जो स्टेज होती है पहली स्टेज होती है कैंसर से पहली वाली स्टेज। इस वक्त म्यूटेशंस आके चेंजेस आते हैं विद इन 10 to 15 ईयर्स के अंदर। उस पेशेंट के लिए हाई रिस्क होता है वो पेशेंट ओरल कैंसर होने का उसमें। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें क्योंकि ये आगे जाके चेंजेस करा सकती हैं आपकी जल्द के अंदर जो कैंसर की तरफ लीड कर सकती हैं। और लोग छालियाँ भी इसी तरह ही आम की भी जी, खा रहे होते बिल्कुल। हैं बहुत ज़्यादा। जी जी। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर सना, थोड़ा सा मैं ओरल कैंसर के ऊपर एक दफ़ा दोबारा बात करना जी, चाहूँगी बोलिए। क्योंकि हम समझते हैं कि बहुत बड़ी परसेंटेज है पाकिस्तान की, ठीक है, जो इसमें मुब्तला है। तो इस पे ओवरऑल कुछ टिप्स दीजिए क्योंकि ज़ाहिर है लोग गुटखा छालियाँ पान सब खा रहे हैं इस वक्त ना, कैसे इससे बच सकते हैं? लोग कहते हैं कि जी एक दफ़ा गुटखा शुरू हो जाए तो फिर ख़त्म नहीं होता, छोड़ नहीं सकते। कोई टिप्स देना चाहिए कि हम इससे बच सकें? देखिए, पहली चीज़ तो है कि अवॉइड करें, ना लें, और अगर जो ले रहे हैं उनको चाहिए कि जल्द से जल्द वो उस चीज़ को छोड़ दें किसी तरह, क्योंकि इसमें ऑप्शंस दूसरे भी आते हैं। निकोटीन से निकोटीन पैचेस होते हैं, टोबैको पैचेस होते हैं, या गम्स आती हैं, वो चीज़ें ले लें, उसकी मतलब सिम्बियोटिकली आहिस्ते से उसको रिजॉल्व करें, कम कर दें, टेपर ऑफ कर दें। पेशेंट्स चाहिए जो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं चीज़ें, उनको चाहिए कि दिखा लिया करें डेंटल चेकअप्स एवरी 6 मंथ्स, अपने एक रेगुलर चेकअप्स रखें, ताकि अगर इन केस कोई चीज़, कोई अल्सर बन रहा है, कोई ज़ख़म बन रहा है, कोई लग रही है ऐसी इंडिकेशन के चीज़ उस तरफ जा रही है, तो हम एटलीस्ट उसको कंट्रोल कर सकें या वार्न कर सकें पेशेंट को, काउंसिल कर सकें उस चीज़ को उस लिहाज से। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और आई थिंक थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल भी अभी सेल्फ करना कंट्रोल होगा। डेफिनेटली ज़रूरी है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर सना। आई थिंक हमने बहुत डिटेल में बात की। आखिर में ओरल हाइजीन पे प्लीज़ मैं चाहूँगी कि एक दफ़ा फिर कुछ बताइए। इसमें बेसिक मैं यही कहूँगी कि अगर आपको देखें लॉन्ग टर्म में देखा जाए, दांत आर वेरी इंपॉर्टेंट, टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओरल हेल्थ, नॉट ओनली ओरल हेल्थ, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। मतलब आपकी जो लाइफ स्पैन, आपके खाना पीना, हर चीज़ इफेक्ट होती है। आपकी जो कॉन्फिडेंस बॉडी का, आपका दिखने का एक एस्थेटिक स्माइल लाइन, हर चीज़ दांतों से इफेक्ट होती है। तो अपने इसकी दांतों की उसको अंडरएस्टिमेट ना करें, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा केयर करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्थ इफेक्ट हो जाएगी। अगर दांत कमज़ोर होते हैं, दांत निकल जाते हैं किसी वजह से, तो वो फिर आपकी डाइट को, हर चीज़ को अफेक्ट करते हैं। तो डेंटल चेकअप्स रेगुलरली फ्रीक्वेंटली कराएं। बच्चों में एटलीस्ट 4 मंथली to 6 मंथली कराएं, एडल्ट भी 6 मंथली एवरेज करें। और बेटर है कि क्यूरेटिव से बेहतर है प्रिवेंटिव मेजर लें, जिसमें आपकी ब्रशिंग आ गई, फ्लॉसिंग आ गई, माउथ वॉश इस्तेमाल करना, ये चीज़ें करें। और चेकअप से ये होता है कि अगर कोई चीज़ इनिशियल स्टेज में ख़राब हो रही है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जितना डिले होती है चीज़, उतनी ही उसके नुकसान भी है, उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है, प्रोग्नोसिस ख़राब हो जाती है। तो बेहतर है कि इलाज टाइमली करा लिया जाए और फॉलोअप्स चेकअप्स लाजमी रखें। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर सना। आई थिंक हमने काफ़ी डिटेल में इससे बात की। ओरल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरऑल हमारे बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। साफ़ सुथरे चमकते हुए दांत किसको अच्छे नहीं लगते, डेफिनेटली। ठीक है। और मानते हैं वक्त के साथ साथ जो हम खा पी रहे होते हैं उससे दांत पीले भी हो जाते हैं, जी। ठीक है। लेकिन यकीनन सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन मौजूद हैं लियाकत नेशनल भी। और सबसे अच्छी बात है कि इवनिंग OPDs हो रही है स्पेशली वर्किंग लोगों के लिए, और संडे को भी हो रही है। संडे दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, मतलब लियाकत ने ऑफर किया है इवनिंग सर्विसेज हमारी डेंटल में, तो इट्स रियली गुड अपॉर्चुनिटी, पीपल शुड कम बिल्कुल विजिट करें। संडे को तो यूजुअली सारे लोग फ्री भी होते हैं, संडे घर को पे भी इतने होते हैं, हाँ। इंस्टीट्यूट्स खुले भी नहीं होते, इतनी जगहें खुली, तो इमरजेंसी सिचुएशन होती हैं, लोगों को पेन दांत में निकला है संडे को, तो फिर मसला होता है कहाँ जाएं। तो दिस इज ऑलवेज एन ऑप्शन, लियाकत नेशनल हैज गिवन दिस ऑप्शन। बिल्कुल। क्या बात अच्छा, एक और आखिरी सवाल मैं कर लूँ दांतों के दर्द के हवाले से। आपने बोला अक्सर औकात बगैर किसी वजह की होता है दांत में दर्द बहुत हो रहा है, तो क्या करें फिर? लियाकत नेशनल आ जाए। ये बात सही है। और डॉक्टर वी आर नॉट गिवन एनी डे ऑफ ना, तो ठीक हमने है, दिया हुआ, तो सारे दिन आ सकते हैं आप। लियाकत नेशनल आ जाए और डॉक्टर सना के पास चले यस जाएं। डेफिनेटली। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर Welcome. सना फॉर कमिंग टू माय शो। और कैसा लगा रेडियो पे बात करके? रेडियो सुनती हैं? रेडियो लगता है Daily कि सुनते हैं हम लोग। आज भी मीडियम है ऐसा जिससे लोग आई पसंद थिंक करते रेडियो इज़ द मीडियम जो पूरे आई थिंक मुल्क को हमारे कनेक्ट करता है। कुछ जगहों पे टीवी की अवेलेबिलिटी नहीं होती, कुछ जगहों पे कुछ नेट्स के इश्यूज होते हैं, लेकिन रेडियो इज़ समथिंग जो आई थिंक हर जगह, हर इंसान को, जो पढ़ नहीं सकता, लिटरेचर का देख नहीं इशू है, सकता। जो देख नहीं सकता, जो बात, कुछ लोगों के वॉइस स्पीच का इशू होता है, तो हर किसी के लिए इट्स वन थिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब सबको ये अवेयरनेस जा रही है, हेल्थ अवेयरनेस जा रही है इसके थ्रू,
एंड ये जॉब आप लोग कर रहे हैं बहुत इट्स वेरी गुड, मतलब बिल्कुल good बिल्कुल thing. जी। Community और के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। थैंक यू सो मच। और लियाकत नेशनल हॉस्पिटल का भी मैं हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इनका कि पूरे साल हमारे पास बेहतरीन डॉक्टर्स उनके आते हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करते हैं। और यकीनन डॉक्टर इलाज के लिए मौजूद ज़रूर हैं। यकीन करें कि जैसे आप लोग बहुत बिजी होते हैं, आप लोग की OPDs चल रही होती हैं, बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो शायद मरीज़ आपसे नहीं पूछ पाता उस वक्त, आपके पास Definitely. भी टाइम नहीं होता कि इतना डिटेलिंग पे जवाब दें आप, है ना? डेफिनेटली। बिल्कुल। तो ये दिस इज़ द प्लेटफॉर्म। आपकी सेहत हम सब के लिए बहुत अहम है और हॉट FM 105 इसी तरह इस पे काम करता रहेगा। और अपना सेहत का ख्याल रखिए। अल्लाह ताला ने सेहत बहुत बड़ी नेमत है जिसको हम बिल्कुल भी नहीं समझते, चाहे वो ओरल हाइजीन हो, चाहे आपके जिस्म में होने वाली छोटी छोटी चेंजेस हों, इन सब पे प्लीज़ ज़रूर गौर व फिक्र करें। और अगर आपको कहीं भी दर्द है तो कभी कभी तो दर्द इग्नोर किया जा सकता है, ठीक है? वो कहते हैं ना कि जो हर वक्त भी लोग कहते रहें कि जी बीमार हैं तो वही शायद बुरा लगता है, लेकिन ये कि बहुत लंबा अगर आप समझ रहे हैं कि एक चीज़ में आपको कुछ मसला हो रहा है, आपके जिस्म का कोई ऑर्गन आपको बार बार बता रहा है कि भाई मुझे अटेंड करने की ज़रूरत है, तो हमें डॉक्टर्स के पास ज़रूर जाना चाहिए। और डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं हर हॉस्पिटल में, तो अपनी सेहत को इग्नोर ना कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपना हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाइए। और बहुत ज़रूरी है ये, हमने अभी हेपेटाइटिस पे भी बात की, यही बात थी कि आजकल की मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में लोगों को शायद एक्सरसाइज करना नहीं याद रहता है। डॉक्टर सनम, नहीं, वर्जिश बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी बहुत है ज़रूरी है वर्जिश वर्जिश बहुत ज़रूरी है। आधा घंटा दिन में आधा अपने घंटा लिए निकालना ज़रूरी लोग है। कहते हैं ना वक्त नहीं है, खाना खाने का तो वक्त नहीं। है ना हमारे पास, हम कुछ भी खा वर्जिश लेते हैं। स्ट्रेस को, आपकी हर चीज़ को, एंजाइटी को भी रिलैक्स करती है, सिर्फ आपकी बिल्कुल। बॉडी के लिए नहीं, फिजिकल नहीं, मेंटल के लिए भी, मेंटली बहुत आपकी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है वर्जिश बहुत। बिल्कुल। सारे काम छोड़कर आधा घंटा ज़रूर एक्सरसाइज जी, करें। definitely. और कोई वक्त नहीं है, जब नहीं, दिल definitely. चाहे कर, ठीक है? तो ज़रूर कीजिए, अपने सेहत का ख्याल रखिए। और इंशाल्लाह फिर मंडे को मिलेंगे वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के ऊपर, और उस पर भी दोबारा से बात करेंगे कि किस तरह इस मर्ज से बच सकते हैं। और हमारे साथ ही रहिए, ख़बरों का वक्फा है, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।